अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ हसन शुएब। आज हम जो फ़िज़िक्स का क्लास 9 फ़िज़िक्स का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। एनर्जी हमें सबको पता है कि एनर्जी बेसिकली क्या होती है। जो किसी भी काम को परफॉर्म करने में हमें जो चीज़ मदद देती है वो है एनर्जी। किसी भी वर्क को किसी भी वर्क डन के लिए जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी इज़ बेसिकली दी एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अब पिछला जो लेसन था उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम एनर्जी को हासिल कर सकते हैं, किन किन जो कौन कौन से ज़राए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी फ्राम सन, एनर्जी फ्राम फॉसिल फ्यूल्स, एनर्जी फ्राम वाटर, एनर्जी फ्राम विंड। ये सारे हमने सोर्सेज पढ़ा थे कि मेजर सोर्सेज क्या हैं एनर्जी की। ठीक है। आज का जो लेसन है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे, ये सीखेंगे कि कौन ये एनर्जी तो हमने उन सब सोर्सेज से हासिल कर ली, लेकिन ये जो सारी एनर्जी है ये हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है। ये जो इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स इनको कह लें, कि ये किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये एक तो नॉइज़ पोल्यूशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि ये जो एनर्जी है ये हमारे इन्वायरमेंट के को नॉइज़ी बना रही है, यानी कि उसमें शोर का बायस बनती है, नॉइज़ पोल्यूशन काज कर रही है। दूसरा एयर पोल्यूशन, एयर की क्वालिटी को ख़राब कर रही है, एयर को पोल्यूट कर रही है। थर्ड वन इज़ वाटर पोल्यूशन, यानी कि हमारा जो वाटर रिजर्व्स हैं, ठीक है, उनको पोल्यूट कर रही है। अब बेसिकली पोल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले हम पोल्यूशन की डेफिनेशन को देखते हैं। The change in the quality of environment that can harmful and unpleasant for the living thing is called pollution। ठीक है। अगर पोल्यूशन इन्वायरमेंट के अंदर एक ऐसा चेंज है, ठीक है, ऐसा कह लें ऐसा नेगेटिव चेंज है जिसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि नुकसानदेह और नाखुशगवार जो असरात हैं वो किसके ऊपर होते हैं, लिविंग थिंग के ऊपर, यानी कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके लिए नाखुशगवारी का बायस बनती है ये सारी पोल्यूशन। ठीक है। अब पोल्यूशन की फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि थर्मल पोल्यूशन है। थर्मल पोल्यूशन क्या है? अ टेम्परेचर राइज इन द इन्वायरमेंट दैट डिस्टर्ब द लाइफ इज़ कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक है, और वो उस बढ़ने से क्या हो, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट हो, उस इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट हो उस टेम्परेचर के बढ़ने से, तो वो क्या कहलाता है? थर्मल पोल्यूशन। इसकी डिफरेंट एग्जांपल दी जा सकती हैं। एक एग्जांपल के, यानी कि आज से 10-20 साल 30 साल पहले टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं था बढ़ता, लेकिन आजकल गर्मियों के अंदर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। इवन के जो आज से कुछ डेकेड्स पहले जो कुछ इलाके में जो टेम्परेचर 30-35 एवरेज इतना रहता था, वहाँ पे अब टेम्परेचर जो है एवरेज बढ़ के 40 प्लस चला गया, यानी कि थ्रू आउट दिस समर। और इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल जो वैसे तो हम रीजंस वगैरह आगे एग्जांपल्स वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बट ये है कि देखें, जैसा कि आज से 20-30 साल पहले हर घर के अंदर मोटरसाइकिल, मोटर बाइक्स या व्हीकल्स या ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे होते, लेकिन आजकल हर घर के अंदर कम से कम मोटरसाइकिल है। अब जैसे वो मोटरसाइकिल चलता है उसका इंजन जो हीटअप होता है, वो जो सारी हीट है इन्वायरमेंट का हिस्सा बनती है, तो बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट के वो सारे मिलकर टेम्परेचर को राइज करते हैं। ठीक है। आगे है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है? द अनइवन इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट विच पोल्यूट द एयर इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ठीक है। ऐसा नेगेटिव इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर जिससे उस इन्वायरमेंट की जो एयर है, एयर क्वालिटी क्या हो, ख़राब हो, एयर क्वालिटी डाउन हो। ठीक है। उसको हम बोलते हैं वो एयर पोल्यूशन है। इसकी भी डिफरेंट रीज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि जो ईंटों के भट्टे होते हैं, जब उनकी चिमनियों से या फैक्ट्री की चिमनियों से धुआं निकल रहा होता है, तो वो धुआं में कुछ घंटों के बाद, कुछ टाइम के बाद ना वो नज़र नहीं आता, वो गायब हो जाता है। वो बेसिकली गायब नहीं होता, वो हमारे इस इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाता है, और उस हमारी जो एयर है उसके अंदर शामिल हो जाता है, और उसकी क्वालिटी को क्या करता है? ख़राब करता है। ठीक है।
वो एयर जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लिए वो डिफरेंट बीमारियों का जो डिफरेंट डिजीज़ का बायस बनता है। ठीक है, अब ये एग्जांपल्स हैं कौन कौन से काजेज़ हैं जहाँ से ये सारी की सारी पोल्यूशन जनरेट हो रही है, कौन कौन इसकी क्या क्या इसकी वजूहत है। फर्स्ट है जी डस्ट स्टॉर्म्स, वल्केनिक eruption, फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है, यानी कि जब सहरा के अंदर तूफ़ान आते हैं जिसको डस्ट स्टॉर्म बोला जाता है, वो क्या करते हैं कि वो रेत को बहुत ज़्यादा रेत को वहाँ कैरी करते हैं और जो एयर है इस इन्वायरमेंट की उसका हिस्सा बना देते हैं। वो उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा डस्ट है वो हमारी एयर के साथ शामिल हो जाती है और उसको उसकी क्वालिटी को क्या करती है, ख़राब कर देती है। उसके बाद है वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि जो आतिशफ़शां लावे होते हैं जहाँ पहाड़ों के अंदर से, यानी ज़मीन का जो सेंटर से जो एक हाई टेम्परेचर मैटर निकलता है, ठीक है, वॉल्केनिक लावा निकलता है। वो क्या करता है, वो अपने साथ वो उसका टेम्परेचर चूँकि बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी जो हीट होती है हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा बनती है, तो वो उसका टेम्परेचर को क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है। इसके साथ साथ वो जब लावा थोड़ा ठंडा होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं हमारी एयर का हिस्सा बनते हैं और उसकी क्वालिटी को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। देन है बर्निंग फ्यूल्स, फॉरेस्ट फायर्स, बर्निंग फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल एंड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ये जो यानी कि फॉरेस्ट फायर्स हैं, जंगलात को जब बड़े पैमाने पर आग लग जाती है तो वो क्या करता है, जब इतने ज़्यादा अमाउंट में वो दरख्त जलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीट का जो है वो एमिट करते हैं। तो वो हीट कहाँ जाती है, वो बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट का ही हिस्सा बनती है। सिमिलरली अगर हम देखें तो बर्निंग फ्यूल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स, यानी कि जो डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स को, तेल, गैस एक्सेट्रा, कोयला को जलाते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, तो बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे होते हैं। यानी कि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो निकल रही है हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा बनती है। हीट जो निकलती है और डिफरेंट जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, धुआं निकलता है, वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे होते हैं, उसे पोल्यूट कर रहे होते हैं। सेकेंड है जी पावर प्लांट, स्पेशली न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि जितने भी पावर प्लांट्स हैं जिनसे हम बिजली वगैरह बना रहे हैं, जिनके अंदर फॉसिल फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, कोल यूज़ हो रहा है, ऑयल यूज़ हो रहे हैं, इस तरह के जितने भी पावर प्लांट्स हैं जिनके अंदर बड़े पैमाने के अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो यूज़ होते हैं, वो बेसिकली उसके उसके कुछ तो हम उससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेट्रा, लेकिन जो मोस्टली जो उसके अंदर से हीट निकलती है वो हमारे इन्वायरमेंट का वो डेसिपेट होकर हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाती है और उसके जो क्वालिटी है उसको ख़राब करती है। और स्पेशली न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम बात करें, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट हमें पता है कि न्यूक्लियर जो पावर प्लांट के अंदर जो एनर्जी बनती है वो बेसिकली एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी कि वो धमाके की सूरत में वो जो एनर्जी होती है उससे हम उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इस तरह। लेकिन हमें ये जो प्रोसेस होता है ना बड़ा तेज़ होता है, यानी कि एकदम से धमाका होना, उससे जो एनर्जी निकलती है उसको फिर कन्वर्ट करना अदर फॉर्म में। सो इस केस में क्या होता है कि ज़्यादातर जो एनर्जी होती है वो ज़ाया हो जाती है, डेसिपेट हो जाती है, बहुत कम जो परसेंटेज होती है उस एनर्जी की उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। देन हीट फ्रॉम लेक्स, रिवर एंड ओशंस। ठीक है, अब अब क्या है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जहन में, माइंड में आ सकता है ना कि जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं या ओशन हैं, उनके अंदर से हीट कैसे। अब बेसिकली क्या होता है कि जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं या ओशन हैं, ये बेसिकली सारा दिन सूरज के सामने एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, दिन भर डायरेक्टली या सूरज से इन तक हीट एनर्जी पहुंच रही होती है वेव्स की फॉर्म में। ये क्या करते हैं, ये इनके अंदर वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती रहती है सारा दिन। ठीक है, अब वो सारा दिन हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, जब रात को क्या होता है कि एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा लो होता है और इस लेक्स वाटर ने क्या किया होता है कि पानी को वाटर के जो पानी है और उसने उस हीट को क्या किया था, अब्जॉर्ब किया होता है। वो उस हीट को क्या करना शुरू करता है, रिलीज़ करना शुरू कर देता है इन्वायरमेंट के अंदर। वो सारी हीट को इन्वायरमेंट के अंदर रात को रिलीज़ करता है, वो सारी हीट इन्वायरमेंट का हिस्सा बनती है और उसका टेम्परेचर को राइज़ कर देती है। उसके बाद है दीज पोल्यूटेंट्स हैव हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ये सारे के सारे इन्वायरमेंट्स हैं इसके
हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके एक और भी काफ़ी सारी वजह हैं। अब देखें ना, आज इसकी एक एग्ज़ाम्पल दें, अगर हम इस एरिया के गाँव एरिया की बात करें, तो यहाँ पे होता था कि आज से 10-20 साल पहले पूरे गांव में एक आधा ट्रैक्टर होता था, जो किसी बड़े अमीर घर के पास वो ट्रैक्टर होता था। ठीक है, अब जब वो ट्रैक्टर चलता था, वो उसके अंदर से जो हीट निकलती थी वो इन्वायरमेंट को इतना इफेक्ट नहीं थी करती, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो गई अब। यानी कि अब हर घर में, कम से कम गांव के अंदर हर घर के पास अपना ट्रैक्टर मौजूद होता है। अब जो हर घर के जहाँ पे एक ट्रैक्टर हो, और उसकी बनिस्बत अगर अगर फॉर एग्जांपल 300 घर हैं, 300 में से अगर कह लें 350 या तीन उनके पास, उनमें से 300 के पास ट्रैक्टर हैं। ठीक है, वो जब 300 ट्रैक्टर खेत के अंदर चलेंगे, उन 300 में से हीट एनर्जी रिलीज़ होगी। वो सारी जो हीट एनर्जी है वो इन्वायरमेंट का हिस्सा बन रही है, तो बेसिकली इन्वायरमेंट को का टेम्परेचर को राइज़ कर लिया, और उसके साथ साथ जो उनके अंदर से धुआं निकल रहा है वो भी एयर क्वालिटी को डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन सब वजूहत की वजह से वो पोllute हो रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहाँ पे हम इसकी जो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये यानी कि वो हम इन सब मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने बात की कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन कौन से काजेज़ हैं जिनसे ये सारी की सारी पोल्यूशन हो रही है, कैसे इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूट हो रहा है। सो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इन सब को कम कर सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन। ठीक है, सो सबसे पहले ये कि गवर्नमेंट शुड पास अ लॉ टू लिमिटाइज द टाइमिंग ऑफ पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट्स को ऐसे लॉ पास करने चाहिए, ऐसी शिकें बनाने चाहिए, ऐसे कवानीन पास करने चाहिए कि जो फैक्ट्रीज़ हैं वो एक लिमिटेड आवर के अंदर उनकी वर्किंग हो, ताकि कम से कम वो हमारे इस इन्वायरमेंट को पोल्यूट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फैक्ट्री है कि एक रीजन के अंदर वो 12 घंटे या 24 घंटे या 16 घंटे काम करती है, तो वो उस 12, 16 या 24 घंटों के दौरान वो कॉन्स्टेंटली वो इस इन्वायरमेंट के अंदर वेस्ट को एमिट कर रही है, धुआं एमिट कर रही है, वो सारा हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। सो अगर तो हम इनकी टाइमिंग को क्या कर दें, लिमिटाइज कर दें, यानी कि फॉर एग्जांपल एक बिल पास होता है कि कम जो फैक्ट्रीज़ हैं वो 24 घंटों के दौरान 8 घंटे ही सिर्फ काम कर सकती हैं। सो वो सिर्फ उन 8 घंटों के दौरान ही जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगी। उस बाकी जो हमारे पास बाकी आवर्स होंगे, उसमें एक इन्वायरमेंट के पास टाइम होगा कुछ ना कुछ जो डैमेज को रिकवर करने का। ठीक है, सो इसी तरह ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों के यूज़ पर भी यानी कि एक्सेसिव यूज़ पे पाबंदी होनी चाहिए, और फैक्ट्री और पावर प्लांट्स की टाइमिंग भी रिड्यूस होनी चाहिए। देन हमारे पास जो सेकंड है, यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल। ठीक है, यानी कि ये मैं आपको बताऊं कि हमारे जो गाड़ियों के अंदर पेट्रोल और डीजल यूज़ होता है, इसमें लेड की एक क्वांटिटी होती है, जो कि लेड जो है वो बर्न होता है, तो उसका जो धुआं है लेड के बर्न होने का, वो गाड़ियों के बाइक्स के एग्जॉस्ट में से एमिट होता है, और वो जो धुआं है, वो जो स्मोक है, वो हमारे इस इन्वायरमेंट को क्या करता है, पोल्यूट करता है। ठीक है, तो हम ऐसा कोई न्यू सोर्स, ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट वाला पेट्रोल या कुछ ऐसा हमें डेवलप करना चाहिए जिसमें लेड ना हो, जिसमें जो पोल्यूटिंग इन्वायरमेंट है वो ना हो, यानी कि इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कुछ एलिमेंट्स हों जो कि गाड़ियों वगैरह में यूज़ हों, और जिनसे इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज हो। थर्ड है जी हमारे पास, टू develop new cars that use electricity or energy from other than diesel and petrol। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक cars that use electricity is basically the EV cars। आपने आजकल टर्म सुनी होगी, EV cars और हाइब्रिड कार्स, यानी कि ऐसी कार जिनके अंदर बैटरीज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करती हैं। सो मार्केट के अंदर अब
ग्रेजुअली इनका जो यूज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और पेट्रोल और जो डीज़ल है इनसे अब लोग किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पेट्रोल और पेट्रोल और डीज़ल से ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको यानी कि वो कह रहे हैं कि पेट्रोल और जो डीज़ल वाली गाड़ियाँ उनकी बजाय अगर इलेक्ट्रिसिटी कार्स को यूज़ किया जाए तो वो ज़्यादा इको फ्रेंडली होगा। इसके साथ ना सिर्फ कार बल्कि और भी जो हैवी मशीनरी है, इवन दो कि उनके लिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा हैवी बैटरीज चाहिए होंगी, बट उनके लिए भी ऐसा यानी कि ऐसा कोई आने वाले दौर में, आने वाले टाइम में कुछ इन्वेंट हो सकता है कि हैवी मशीनरी को भी डीज़ल या पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, छोटी जो मशीनरीज हैं उनको तो सक्सेसफुली कन्वर्ट किया गया है, लेकिन अब हैवी मशीनरी की तरफ भी काम जारी है। ठीक है, और डीज़ल और पेट्रोल चूँकि इसमें लेड होता है तो इसकी बजाय हमें ईवी की तरफ, इको फ्रेंडली जो सिस्टम है उसकी तरफ जाना चाहिए। देन है इंडिविजुअल एफर्ट्स, यानी कि हम सारे का सारा जो मलबा है वो हुकूमत के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते, बल्कि कुछ उसमें से हमारी इनफरादी ज़िम्मेदारियां भी हैं कि हम किस तरह से उनको ओवरकम, किस तरह से इस जो डैमेज हो चुका है, पोल्यूशन हो चुकी है या आगे हम मज़ीद कर रहे हैं उसको कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, यूज़ फर्स्ट है जी, यहाँ हमारे पास यूज़ ऑफ कार्स। ठीक है, यानी कि यूज़ ऑफ जो कार्स है, यूजेज है, इसको कम किया जाए, बजाय कि हर बंदा जो है अपनी अपनी अलग अलग गाड़ी पे जा रहा है, तो यहाँ पे यानी कि शेयरिंग की टर्म ऐड हो सकती है। ठीक है, यानी कि शेयरिंग राइड जिसे बोला जाता है, कि बजाय कि हर बंदा अपने अपनी गाड़ी के ऊपर ऑफिस जा रहा है, अपने काम पे जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ड्यूटीज़ पे जा रहा है, तो वो वहाँ पे शेयरिंग राइड्स का जो कंसेप्ट है उसको यूज़ किया जा सकता है कि चलें एक हफ़्ता तुम मुझे ले जाना है, अगले एक हफ़्ता, इस तरह से। यानी कि जितनी कम से कम गाड़ियाँ होंगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोल्यूशन कम होगी। देन है जी मशीन्स, यानी कि जो हैवी मशीनरी है वो उनके अंदर भी ऐसी डेवलपमेंट्स की जाएँ कि वो कम से कम नॉइज़ पोल्यूशन और उसके अलावा जो स्मोक पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन है, वो कम से कम करें। यानी कि उनके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफिकेशन और डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि वो कम से कम हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करें। थर्ड है हमारे पास जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि यूजेस ऑफ कार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रिलेटेबल है। यानी कि बजाय कि हर बंदा अपनी अपनी जो गाड़ी है, अपना अपना सोर्स है, उसको यूज़ करे, उसके बजाय उन सबको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए। कि जैसा कि यूरोप, अमेरिका और जो डेवलप कंट्री हैं उनके अंदर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा डेवलप्ड जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहाँ बहुत कम लोग जो है ना अपनी गाड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। उसका एक ये उसकी रीज़न ये नहीं है कि वो गरीब हैं या वो हमसे ज़्यादा ही डेवलप्ड है, लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्वायरमेंट की वजह से यूज़ करते हैं। अब देखें, जहाँ पे एक ट्रेन है या एक बस है हमारे पास, वो 30-40 लोगों की जगह है उसमें, तो 30-40 लोग अगर अपनी अपनी गाड़ियों में जाएं तो हर एक गाड़ी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगी। तो इसके बजाय अगर हम उसमें बस में या ट्रेन में जाते हैं, जिस ट्रेन में इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, तो वो उन 40 की निस्बत, 40 गाड़ियों की बनिस्बत या इससे ज़्यादा गाड़ियों की बनिस्बत अगर वो एक ट्रेन इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है तो वो कम ही करेगी। वो अलहदा बात है कि हमारे जो इधर बसेस हैं, वो एक बस जो है वो 40 गाड़ियों से ज़्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही होती है, इस तरह के उनके इंजन होते हैं। बहरहाल वो कहना ये चाह रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए ताकि कम से कम एक तो नॉइज़ पोल्यूशन कम हो रोड्स के ऊपर, और दूसरा जो एयर पोल्यूशन है वो कम से कम हो। ठीक है, उसके बाद है जी फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी कन्वर्टर, यानी कि किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट होती है, इसकी एक डायग्राम हम इस टॉपिक में देखेंगे। A part of energy used by the system is converted into useful work। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक छोटा सा हिस्सा, एक हिस्सा सिर्फ जो है ना, यानी कि सारी की सारी एनर्जी में से कुछ हिस्सा जो है वो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट होता है।
ठीक है। यानी कि हम एक एनर्जी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल रहे हैं, केमिकल एनर्जी जा रही है, क्या वो सारे की सारी एनर्जी वर्क के अंदर कन्वर्ट हो रही है, यानी गाड़ी को वो सारी की सारी एनर्जी चला रही है? नहीं, क्योंकि जब हम गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, ठीक है, जब वो गाड़ी आगे चलती है तो पता है गाड़ी जो वर्क डन करती है वो बहुत सारी चीज़ों के मतलब अगेंस्ट भी करती है। फॉर एग्जांपल टायर और रोड के जो दरमियान फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए भी गाड़ी को वर्क डन करना पड़ता है। उसके अलावा जो हमारे पास जो गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर जो पुर्जे होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो जब वो आपस में टकराते हैं तो उनके दरमियान भी फ्रिक्शन होती है। तो जब फ्रिक्शन होती है, हमें पता है जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं, फ्रिक्शन होती है, तो वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, हीट एनर्जी है, फ्रिक्शन है, और भी जो इस तरह के फैक्टर्स हैं, उनको ओवरकम करने के लिए जो फ्यूल है यानी कि केमिकल एनर्जी वो सर्व हो जाती है। यानी कि और जितना हमने फ्यूल दिया है वो सारे के सारी यानी फ्यूल एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुई किस में, जो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी थी। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल फॉर्म में हम चाहते थे कि वो जो गाड़ी चल रही है वो उसकी फॉर्म में हमें वो सारा आउटपुट मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो डेसिपेट हो जाती है। जो नॉन रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर एग्जांपल हीट, friction, that kind of energies in which the input energy dissipate